नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रांची न्यूज में। आज खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में अभी जो आपदा आई है, ऐसी आपदा 2012 और 2014 में भी आई थी। वर्ष 2013 की तबाही तो बहुत बड़ी थी। यहाँ लगातार इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं। इतना ही नहीं, भूकंप, भारी बारिश के कारण बाढ़, बादल का फटना आदि यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है। समय समय पर ऐसे हादसे होते रहते हैं। वर्ष 2019 में एक मानसून में उत्तराखंड में 23 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई थी। असल में उत्तराखंड बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ इस तरह के हादसे की आशंका बनी रहती है। पहली बात यह है कि यह बहुत ही भूकंप प्रवण क्षेत्र है। यहाँ बहुत सी टेक्टोनिक्स फॉल्ट लाइन्स हैं। उसकी वजह से यहाँ लगातार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं और बहुत बड़ा भूकंप आने का खतरा बना रहता है। इस कारण भूस्खलन की आशंका बनी रहती है। यहाँ की ग्लेशियर क्षेत्र में भी लगातार भूकंप आते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही जहाँ ग्लेशियर झीलें हैं, वहाँ भी इन झीलों के टूटने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरी बात, यह बहुत ही ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी ग्लेशियर है। इस कारण यहाँ पर बर्फ भी बहुत ज़्यादा होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं। इस कारण जो ग्लेशियर झीलें बनती हैं, उनके टूटने से बाढ़ आने की आशंका बनी रहती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ हिमस्खलन भी होता है और अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ आने की आशंका भी रहती है, क्योंकि जो पानी बरसता है वह कई जगहों पर बहुत जल्दी नदी में उतर आता है। इस कारण वनों की कटाई है। इस क्षेत्र में पहले जहाँ भी प्राकृतिक जंगल थे, वहाँ बारिश आने पर पानी को अवशोषित करने की क्षमता थी। जहाँ पर प्राकृतिक जंगल खत्म हो गए, उन जगहों पर बारिश के पानी को अवशोषित करने की क्षमता कम हो गई है। इनमें जलवायु परिवर्तन के जुड़े जाने से बर्फबारी, बारिश आदि के तरीकों में भी परिवर्तन आ रहा है। इस कारण यहाँ आपदा आने की आशंका में वृद्धि हुई है। तीसरा कारण है विकास कार्यों के नाम पर क्षेत्र में होने वाली दखलंदाजी, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, सड़कें, टनल, ब्लास्टिंग, माइनिंग आदि। ऐसी गतिविधियों आपदा आने की आशंका कई गुना बढ़ा दे रही है। दिक्कत है कि इन सब परियोजनाओं को शुरू करने के पहले इस इलाके का जिस तरह से अध्ययन होना चाहिए कि इस परियोजना का इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह नहीं होता। कायदे से इस क्षेत्र के अध्ययन के बाद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्णय होना चाहिए कि फलाना योजना इस क्षेत्र के अनुकूल है या नहीं। चौथा कारण है हाइड्रो पावर जैसी परियोजनाएं, सड़कें, रेलवे लाइन आदि बनाने में नियमों का होने वाला उल्लंघन। रैनी गांव, जहां से इस हादसे की शुरुआत हुई थी, वहां श्रीगंगा हाइड्रो पावर बनाने की ब्लास्टिंग, माइनिंग हो रही थी। गांव के लोगों ने इस परियोजना का विरोध किया। इसके लिए उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका भी डाली थी। इसके बावजूद यह परियोजना शुरू हुई। इससे आपदा क्षमता में कई गुना की वृद्धि हो गई। इस तरह की परियोजनाओं हादसों को इसलिए न्योता देती है कि इन्हें बनाने के लिए वनों की कटाई होती है, नदी में जैव विविधता खत्म हो जाती है, ढलान में भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। इन परियोजनाओं को बनाने और पूरा करने के क्रम में लाखों क्यूबिक टन कीचड़ पैदा होता है, जो सीधा नदी में फेंक दिया जाता है। यह नियमों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। यह जानते हुए कि उत्तराखंड बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसी परियोजनाओं को लगाते समय नियमानुसार सभी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उत्तराखंड के एक सेंटर है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सेंटर, ने 2012 में सुझाव दिया था कि पूरा उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए कहीं भी विस्फोटक का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सूचना को अनसुना कर दिया गया। इस प्रकार विकास कार्यों के नाम पर यहाँ नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता है। पांचवा कारण, जब हमें पता है कि उत्तराखंड आपदा वाला क्षेत्र है, यहाँ विकास कार्यों से आपदा की आशंका बढ़ जाती है, तो आपदा प्रबंधन तंत्र मजबूत होना चाहिए। जब भी कोई आपदा आती है या आने की आशंका बनती है, उसके प्रबंधन के तरीके, सूचनाएं, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट आदि से आपदा प्रबंधन क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन उत्तराखंड में यह सब नहीं होता। सच तो यह है कि इस तरह की आपदा की चेतावनी पूर्व में ही जारी करनी चाहिए। सैटेलाइट से, डॉपलर रडार से इसकी निगरानी होनी चाहिए। एक बार रैनी गांव में जब बाढ़ आई तो तंत्र के पास ऐसी सूचनाएं होनी चाहिए थी।
यदि सूचना सही समय पर तपोवन में पहुंच जाती तो टनल से तुरंत लोगों को निकाल लिया जाता, लेकिन हमारे पास आपदा से जुड़े इस तरह के सूचना तंत्र भी नहीं है। यहाँ न ही आपदा की निगरानी होती है, न ही इसके प्रबंधन के लिए कोई तंत्र है। इन सब की वजह से आपदा में जो निहित क्षमता है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है और हादसा बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे हादसों से बचने का उपाय है कि विकास कार्यों के नाम पर होने वाली गतिविधियों की शुरुआत के पहले ही इस क्षेत्र का अध्ययन किया जाए कि इन गतिविधियों का इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसा प्रभाव रहेगा। उसके बाद ही यहाँ किसी परियोजना की शुरुआत हो। दूसरे, आपदा निगरानी और इसके प्रबंधन को लेकर एक सशस्त्र तंत्र बने जो सही समय पर सही सूचना दे सके। चारधाम हाईवे या जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें अभी रोक देना चाहिए और सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करनी चाहिए। अभी निगरानी तंत्र, आपदा प्रबंधन तंत्र बनाने की जरूरत है। साथ ही स्वतंत्र वैज्ञानिकों की एक टीम बैठानी चाहिए जो यह अध्ययन करे कि इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने चाहिए या नहीं। इनमें समाजशास्त्री भी हो सकते हैं और स्थानीय लोग भी। स्वतंत्र समीक्षा के जरिए यह अध्ययन करने की जरूरत है कि इस तरीके के हादसों से हमें क्या सीखें और इनसे कैसे बचा जाए। वर्ष 2013 के हादसे के बाद भी हमने समीक्षा नहीं की कि यह किस कारण से हुआ और इससे हमें क्या सीखें। इस हादसे के बाद भी आयोग बैठाने की जरूरत है जो आपदा की समीक्षा करें। दुनिया के विकसित देश भी ऐसे हादसों के बाद उसकी समीक्षा करते हैं। उत्तराखंड की खबर में बस आज इतना ही। हमारे इस खबर को लिखे हैं हिमांशु ठक्कर जी ने। और रांची न्यूज़ से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।